जब मैं कमाने के लिए शहर पहुंचा तो वहां मेरे दोस्त राजन की वजह से मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। मैंने उससे बोला, भाई मेरे रहने के लिए मुझको किराए पर मकान दिलवा दो। वह मुझको लेकर एक बस्ती में बने छोटे से मकान के पास लेकर पहुंचा। उस मकान को देखकर मैं बोला, भाई ऐसा लगता है जैसे सालों से यह मकान खाली पड़ा है। अरे यह भी तो सोचा कि इसका किराया महज 1,000 रुपये महीना है। शहर की अच्छी कॉलोनी में 3,000 रुपये से कम में तो आजकल कमरा नहीं मिलेगा। यहाँ तो साथ में रसोई भी है। हाँ यह बात तो ठीक है, अभी यहीं रह लेते हैं, बाद में देख लेंगे। दूसरे दिन शाम को थोड़ा सा सामान एक रिक्शे पर लाद कर मैं वहाँ आ पहुँचा। ताला खोलकर कमरे में आया, उदास मन से फोल्डिंग चारपाई बिछाकर कमरे में रसोई घर में झाड़ू लगाई। कुछ देर बाद में दरवाजे का ताला लगाकर गली में नुक्कड़ वाली चाय की दुकान की ओर जाने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने वाले 2 मंजिला मकान के बाहर टंगे बोर्ड की ओर उठी, जिस पर लिखा था पंडित जयप्रकाश शास्त्री। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी सामने वाला दरवाजा खुला। 24-25 साल की सांवले रंग की एक औरत ने बाहर झांका तो मेरे मुरझाए चेहरे पर मुस्कान उभर आई। मैं बोला, नमस्ते, मैंने यह सबने सामने वाला कमरा किराए पर लिया है। नमस्ते। और औरत थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराई। यह बोर्ड, यह नाम मैंने कहीं और भी पढ़ा है। मैंने उस औरत के चेहरे पर नजरें टिकाते हुए पूछा, जरूर पढ़ा होगा, मेरे पति का दफ्तर बस अड्डे के सामने, ज्यादातर लोग उनसे वहीं मिलते हैं। कहकर वह औरत फिर मुस्कुराई। क्या आपकी भी कोई समस्या? रात को या सुबह यहीं पंडित जी से बात कर लीजिएगा। वैसे आपका नाम विशाल और आपका रोशनी अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे। कहता हुआ मैं आगे बढ़ गया और रात को सामने वाले मकान के समीप एक मोटरसाइकिल आकर रुकी, जिसमें एक पंडितनुमा उधेड़ उम्र का शख्स नीचे उतरा। उस शख्स ने पूछा, मुड़ कर मेरी ओर देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, इस मकान में आप ही नए किराएदार आए हैं? इसके मालिक गणेश जी हैं। कहा, मुझे फोन आया था। अच्छा हुआ आप आ गए, काफी समय से यह घर खाली पड़ा था। आइए भीतर बैठते हैं। रोशनी 2 कप चाय लाना। फिर बिना किसी का नुकर के मैं उस शख्स के पीछे पीछे भीतर जा पहुंचा। हम दोनों एक सजधज कमरे में जाकर बैठ गए। मैंने पूछा, आप ही पंडित जयप्रकाश जी हैं? हाँ, वैसे मेरा दफ्तर बस अड्डे के सामने है। तभी रोशनी चाय लेकर आ गई तो पंडित जी ने परिचय कराया, यह मेरी पत्नी रोशनी और ये सामने वाले मकान में नए किराएदार हैं। नमस्ते। हम दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। रोशनी के बाहर जाते ही पंडित जी ने पूछा, आपका परिवार कहाँ रहता है? जी क्या कहूँ, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। एक चाचा चाची ने घरेलू नौकर बनाकर पाला पोसा। गांव में मेरे हिस्से की जो थोड़ी सी जमीन थी वह भी उन्होंने हड़प ली। बस यही समझिए कि दर दर के ठोकरें खाता हुआ ना जाने कैसे आपके शहर में आ पहुंचा। किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हो? पंडित जी ने पूछा। हाँ देखो, इंसान को घर जरूर बसाना चाहिए। अकेले आदमी की जिंदगी भी भला कोई जिंदगी होती? अब मुझे देखो, 6-7 साल पहले पत्नी गुजर गई। दोनों बच्चों के पालने की समस्या मुंह पाए खड़ी थी। फिर घर की जिम्मेदारियां भी थी और जीवन साथी की जरूरत का एहसास भी था। तो 45 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। ढूंढने पर गरीब घर की रोशनी मिली गई, जो हर लिहाज से नेक पत्नी साबित हो रही थी। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? 26 से 27 साल होगी। मैं उदास लहजे में बोला। पहले मैं एक बस्ती में रहता था, वहाँ एक लड़की पसंद आ गई थी, पर वह किसी पढ़े लिखे बाबूजी की पत्नी बनना चाहती थी। हालांकि उसका बाप हमारी फैक्ट्री में नौकरी करता है, लेकिन उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर घमंड है। अरे भाई, देखने में तो तुम भी हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त नौजवान हो। पंडित जी हंसते हुए बोले, कहो तो उसी लड़की से तुम्हारे फेरा डलवा देते। क्या ऐसा मुमकिन है क्या? मुझको तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। बेटा, मेरी ज्योतिष का ही नहीं तंत्र मंत्र का भी अच्छा माहिर हूँ।
ऐसा वशीकरण मंत्र दूंगा कि वह लड़की तुम्हारे कदमों में लिपटती नजर आएगी। सच में? मैंने खुशी से झूमते हुए पूछा। क्या आप आज यानी जल्दी ही वह वशीकरण मंत्र मुझे दे सकोगे? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाने पर वह किसी दूसरे शख्स की दुल्हन बन जाए। अरे, मैंने तो अभी तुम्हारा नाम नहीं पूछा। पंडित जी ने मेरी आंखों और देखा। जी विशाल, बहुत अच्छा है। अभी वहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं ढाबे पर खाना खाने, घर पर खाना नहीं बना सकता मैं। चलो आज हमारे साथ ही खा लेना। पंडित जी ने पत्नी रोशनी को आवाज लगाई। थोड़ी देर में भोजन की 2 थालियां ले आना। विशाल भी मेरे साथ ही खाना खाएगा। पंडित जी, आप बेकार में तकलीफ कर रहे हैं। मुझे तो ढाबे पर खाने की आदत ही है। वैसे आपने जो वशीकरण मंत्र की बात कही है उसकी फीस कितनी होगी? कल शाम को मेरे दफ्तर आ जाना, वहीं फीस की बात कर लेंगे। तुम तो अब हमारे पड़ोसी हो। काम हो जाने पर मुंह मांगा इनाम लेंगे। भाई, तुम्हें मनपसंद पत्नी मिल जाएगी। यही हमारी फीस होगी। वैसे ज्यादा क्या, शगुन के तौर पर 1100 रुपये दे देना। तभी रोशनी भोजन की 2 थालियां लेकर आ गई। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद मुझको उस रात गहरी नींद आ गई। अगले दिन शाम के 6 बजे मैं पंडित जी के दफ्तर जा पहुंचा। उन्होंने मेरे लिए फौरन चाय मंगवाई। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद कागज का एक टुकड़ा पंडित जी ने मेरे सामने रखा। मैंने वशीकरण मंत्र पर पहले ही लिख रखा था, इसे ठीक से पढ़ लो, या तो साधारण सा मंत्र है। मैंने खुशी जाहिर करते हुए कहा। अब इसके जाप की विधि? हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। इस खाली जगह पर उस लड़की का नाम लिख देना, वही बोलना है। अब मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और खाली जगह पर रीता का नाम लिया तो पंडित जी मुस्कुराए। लड़की का नाम तो काफी अच्छा है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनो। हर रोज रात को सोने से पहले एक माला फेरनी होगी। 40 दिनों तक इसी क्रम को दोहराना है। जब भी रात को माला फेरने बैठो तो तुम्हारा चेहरा उस लड़की के घर की दिशा में ही होना चाहिए। दिशा का ठीक अंदाजा ना। जी हाँ, बस अब तुम एक कदम बेफिक्र हो जाओ। हर दूसरे चौथे दिन रीता की गली के चक्कर लगाते रहना। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे प्रति उसकी चाहत किस कदर बढ़ती चली जा रही है। मैंने जेब से 1100 रुपये निकालकर पंडित जी के हाथ में रख दिए। बेटा, 40 दिन के बाद पंडित जयप्रकाश का चमत्कार देखना। अच्छा, मुझे अभी एक यजमान के यहाँ जाना है। मैं अपने कमरे का ताला खोल रहा था कि सामने से रोशनी की आवाज़ सुनाई दी। नमस्कार, पंडित जी ने सुबह मुझे सब कुछ बता दिया था। मंत्र जाप की विधि सीख ली। कितने दे आए? 1100 रुपये, मैंने मुस्कुराते हुए बताया। गनीमत की 2100 या 3100 रुपये नहीं ऐंठ लिए रोशनी जी मजाकिया सहजे में कहा। अब तो पूरे 40 दिन बाद ही प्रेमिका आपके पीछे पीछे चल रही होगी। खैर, चाय पियेंगे आप? रहने दो, बच्चे बेकार में शक करेंगे। मैंने रोशनी की आंखों में झांका। दोनों ट्यूशन पढ़ने लगे और घंटे भर बाद लौटेंगे। उस दिन चाय पीते समय मैंने महसूस किया कि रोशनी मेरी तरफ खींच रही है। उसकी हर अदा मेरे पीछे न्यों को मैं साफ समझ रहा था। हफ्ते भर में एक बार दिन में शाम 5 बजे ही अपने कमरे पर लौट आया। दरवाजा खुलने की वजह सुनते ही रोशनी ने बाहर झांका। फिर बाहर सुनसान गली का मुआयना करने के बाद वह तेज कदमों से मेरे कमरे में आ पहुंची। जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। चाय तो बाद में पी लेंगे, पहले जरा मुझे तो मीठा कराओ। कहते हुए मैंने रोशनी को बाहों में कसते हुए उसके गलों पर चुम्बनों की झड़ी सी लगा दी। अरे क्या करते हो? दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। रोशनी ने नाटकीय अंदाज में खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ठीक है, चलो मैं अभी आता हूँ। मेरी बाहों से छूटते ही रोशनी अपने कमरे में जा पहुंची। उस दिन चाय पीते समय मेरे और रोशनी के बीच काफी बातें हो रही थी। रोशनी ने बताया कि उसके माता पिता भी जल्दी ही चल बसे थे। मौसा ने नौकरानी की तरह उसे घर में रखा। विधुर पंडित जी ने उन्हें
के गांव में के रहने वाले एक जानने वाले के जरिए शराबी मौसा पर अपने रुतबे और दौलत का चारा फेंका। 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और फिर भी 20 साल की रोशनी अधेड़ विधुर के पल्ले बंध गई थी। रोशनी, अब जल्दी ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं हौले से बोला। क्या कर रहे हो? तुम तो खुद ही अपनी प्रेमिका की समस्या से परेशान हो, मेरे लिए तुम क्या कर पाओगे? मेरी बात गौर से सुनो, पंडित जी के तंत्र मंत्र से कुछ होने वाला नहीं। ये सब तंत्रिकों के ठगी के तरीके मात्र हैं। अधवसी, आलसी और टोने टटोकों के चक्कर में पड़ने वाले लोग ही आसानी से इनके शिकार होते हैं। मैंने तुम्हारे नजदीकी आने के लिए ही पंडित जी के साथ एक चाल चली है। वो या बच्चे किसी तरह का शक न करें, इसलिए अब उनसे मेल जोल बढ़ाने के लिए तुम्हारी खातिर 1100 रुपये देने पड़े। सुनो, इस तरह बात करते हुए हम कभी पकड़े न जा सकते हैं। जल्दी मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा, तुम भी चिट्ठी द्वारा ही जवाब देना। कहते हुए मैं अपने कमरे की ओर चल दिया। एक दिन पंडित जी सुबह सुबह मेरा दरवाजा खटखटाया। क्या बात है, आजकल तुम नजर नहीं आ रहे? मेरे ख्याल से वशीकरण मंत्र जाप के 40-50 दिन तो हो ही गए होंगे, तुमने खुशखबरी नहीं सुनाई? पंडित जी ने खड़े खड़े ही पूछा। जी हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी आशीर्वाद से रीता पूरी तरह से वश में हो गई है। धन्य है आप और धन्य है आपका वशीकरण मंत्र, बहुत अच्छे। कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। उसी दिन शाम को जब बच्चे ट्यूशन से लौटे तो रोशनी घर में ना पाकर उन्होंने पंडित जी को फोन लगाया कि वह फौरन ही घर आकर पहुंचे। उन्होंने सामने देखा कि मेरे कमरे के बाहर भी ताला लगा हुआ था। 4-5 पड़ोसियों ने पूछा, पर सभी ने ना में सिर हिला दिया। फिर एक वकील दोस्त को एक साथ एक नजदीकी थाने में पत्नी रोशनी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई और मेरी गैर मौजूदगी के कारण पत्नी के संग मेरी मिलीभगत का शक भी जाहिर किया। तकरीबन 1 हफ्ते तक जगह जगह पूछताछ कराने और ठोकरें खाने के बाद पंडित जी का शक पक्का हो गया कि मैं ही रोशनी को भगा कर ले आया हूँ। इधर मैं और रोशनी बहुत दूर निकल आए थे, एक दूसरे शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने लगे थे।